हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीडीएल एनालिसिस चैनल पे। आज हम लोग सीएपीएफ का 2010 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको आगे बढ़ाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। आप सभी इस नए मेथड को थोड़ा समय देके समझिए कि ये नया मेथड कैसे काम करता है। अगर आपको इसके रिजल्ट्स आपको समझ आते हैं तो थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसको अपने हैबिट पे ला सकें। इन वीडियोस पे हम लोग ज्यादातर टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि वो कितने बार रिपीट हो चुके हैं। अगर हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो सिलेक्शन चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि टॉपिक्स की रिपीटिबिलिटी आपको देखने मिलता है, साथ ही साथ आपको उन टॉपिक्स से रिलेटेड कैसे नोट्स बना सकते हैं उस पर भी आपका ध्यान जाता है। तो प्लीज कोई भी तैयारी करने से पहले एक बार सीडीएल विथ एनालिसिस पे आप उस एग्जाम्स को जरूर देखें, उसको सर्च करें, उसको और समझें। तो ये लेट नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 91 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग अटेंड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो 91 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चंस पढ़ते ध्यान से। द लेक ओंटारियो एंड एसटी लॉरेंस ऑफ यूएसए एंड द कनाडा लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ हडसन बे, लेब्राडोर सी, अटलांटिक ओशियंस एंड न्यूफोर्ड आइलैंड। अगर आप कभी भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप टॉपिक्स को निकालना यहाँ से सीखें। जैसे इसमें टॉपिक्स क्या है, सबसे पहला लेक ओंटारियो है। आप देख सकते हैं टॉपिक सेक्शन में 2 बार रिपीट हुआ है पिछले सेक्शंस में। ठीक। एसटी लॉरेंस जो यूएसए पे है, फिर इसके बाद कनाडा लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ हडसन बे 2 बार रिपीट हो चुका है, लेब्राडोर सी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो टॉपिक्स के रिपीटेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हम 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द लेक ओंटारियो एंड द एसटी लॉरेंस ऑफ यूएसए एंड द कनाडा लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ हडसन बे, लेब्राडोर सी, अटलांटिक ओशियन एंड न्यू फाउंड आइलैंड। अब आप खुद देख सकते हो कि ये जो तीनों चारों टॉपिक्स है आपको टॉपिक्स निकालना है बेसिकली। तो लेक ओंटारियो आपका 2 बार रिपीट हो गया सीएपीएफ में, फिर उसके बाद हडसन बे 2 बार रिपीट हो गया, लेब्राडोर सी 2 बार रिपीट हो गया। तो रिपीटेबिलिटी क्वेश्चंस के नहीं होते, रिपीटेबिलिटी क्या के होते हैं, टॉपिक्स के होते हैं। टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक बात। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो बोल रहा है कि साउथ ईस्ट में आपको कौन कौन से चाहिए। हमको चाहिए लेक और ओंटारियो चाहिए और एसटी लॉरेंस चाहिए और कनाडा चाहिए। भाई एकदम एकदम आसान है ये। आपको थोड़ा सा भी मैप पता होगा ना तो आप तुरंत इसको, अटलांटिक ओशन तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऐसे ही कट जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप न्यू फाउंड आइलैंड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आइलैंड के जस्ट साइड में ही आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक। तो आपको मैं 2 ऑप्शंस ऑलरेडी कट कर चुका हूँ। इसका जो आंसर है वो आप नीचे सेक्शंस पे कमेंट करें और आंसर्स दें आपको। अगर आप इस आंसर में कंफर्म हो, आपको लगता है कि भाई मैं कंफर्म हूँ, मेरे को आता है ये क्वेश्चन, और आप कॉन्फिडेंट हो, तो सबसे पहला सी मार्क करना है। उसके बाद फिर आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी डाउट में हूँ, मेरे को इसका आंसर नहीं पता और मैं ऑलरेडी मैं 2 आपको कट कर चुका हूँ, तो एक गैस वर्क आप करना चाहते हो, तो पहले आप डाउट में मार्क करो, उसके बाद फिर गैस वर्क करना। ठीक। तो अगर आप गैस वर्क कर रहे हो उसके बाद डी ऑप्शन को मार्क करो, उसके बाद फिर एबीसीडी मार्क करना। इसका जो आंसर होने वाला है वो है ए। मैप जरूर देखें, बिना मैप का इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको ज्यादा फोकस पे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे लिंक पे आपको ओएमआर शीट मिलेगा। सबसे पहला काम है कि आप ओएमआर शीट जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि आप मार्क कैसे करेंगे फिर। ठीक। नेक्स्ट देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोस्टल सिटी। कोस्टल सिटी हैम्बर्ग, वॉशिंगटन डीसी और बर्लिन और कायरो। इसमें तो कुछ कुछ है एकदम आसानी से, आप अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन वापस से आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। हैम्बर्ग 2 बार रिपीट हुआ, वॉशिंगटन 4 टाइम्स रिपीट हुआ, बर्लिन 6 टाइम रिपीट हुआ है। भाई बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। कायरो कहाँ का है? कायरो इजिप्ट का कैपिटल है। ये 2 चीजें, आपको कैपिटल्स भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। ठीक। तो इसमें कोस्टल सिटीज कौन कौन से हैं? तो हैम्बर्ग तो है ही है, वॉशिंगटन डीसी तो है ही है। एक ऑप्शन आपका बच गया। आपको वो ऑप्शन कौन सा सही है, कायरो सही है कि बर्लिन सही है? एक बार आप अपना मैप जो है खोल के देखें और उसको थोड़ा सा समझें कि भाई दोनों में से कौन सा सिटी कोस्टल पे आता है। मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ कि कार्लो तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक। ये आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक। तो इसी कारण से फोर्थ में जो जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। ठीक बात। आपके पास ऑप्शन रहता है ए और डी।
आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करें, आपको समझ आएगा। अगर आप अभी भी कंफर्म आंसर तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहला कंफर्म मार्क करेंगे आप, और उसके बाद फिर अपना आंसर्स देंगे। अगर आप अभी भी डाउट में हो तो पहले डाउट मार्क करेंगे, उसके बाद फिर अपना आंसर्स डाउनलोड करेंगे। और टॉपिक्स मेन हमारा एम जो है टॉपिक्स निकालना है क्वेश्चन से। भाई टॉपिक्स निकले, इसमें हैम्बर्ग निकला है ना, एल्ब रिवर आपको देखना है। एल्ब रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। मेजर कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया। हाँ एक चीज और, सेम क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में, लेकिन पोर्ट्स का नाम चेंज हो जाएगा। दूसरे कंट्री के और भी पोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे, या तो फिर इंडिया के पोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो कोई ना कोई पोर्ट्स इस क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। तो कभी कभी मैच द कॉलम भी हो जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट 2। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आइसोबास दिया हुआ है, आइसोहेलिस दिया हुआ है, आइसोक्रोनिस दिया हुआ है। अब पॉइंट है कि आइसो का मतलब होता है इक्वल, बार का मतलब होता है प्रेशर। तो ये हो गया आपका, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका मतलब ए का जो लिंक है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ए का लिंक होगा 2 से, तो 2 ऑप्शन ये दोनों में, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, ए और डी दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ठीक, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे पहला काम करें कि भाई आप पहले कंफर्म पे मार्क करें या तो फिर डाउट पे मार्क करें। पहले कंफर्म है, अगर आप इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म पे मार्क करें, उसके बाद फिर अपना ऑप्शंस दे दें। या तो फिर अगर आप अभी भी डाउट में है तो डाउट पे मार्क करें, उसके बाद फिर अपना आंसर। कंफर्म या डाउट आपको पॉइंट आउट करना कंपलसरी है, बहुत मस्ट है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप एक स्टेप अहेड हो चुके हैं। हाँ, इस टॉपिक से यहाँ से आपको टॉपिक्स क्या क्या निकल रहे हैं, आइसो बार निकल रहा है, आइसोहेलिस निकल रहा है, आइसोक्रोनिस निकल रहा है, सेलेनिटी निकल रहा है। ये सेलेनिटी 3 बार रिपीट हुआ है भाई। 3 बार रिपीट होना मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि जो टॉपिक 2 बार से ज्यादा बार रिपीट हो गया है ना, उसको तो छोड़ना ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, उसको तो टच करना ही करना है। क्यों? क्योंकि भाई एक बार रिपीट होना अलग बात होता है, 2 बार रिपीट हो गया मतलब वो इंपॉर्टेंट है ही है, किसी भी हालत में इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इसमें पॉइंट छूट गया था, लाइन ऑफ सेलेनिटी। तो सेलेनिटी का आइसोहेलाइन होता है। हाँ, एक चीज और देख सकते हो, आइसोहेलिस, हेलिस जो है ना, हेलो, ये सन को बोलते हैं हेलो। ठीक है, HELO, हेलो। तो हेलो टर्म सन से है, तो इसका आप ड्यूरेशन देख सकते हो, ये 4th नंबर इसका आंसर होगा, लेकिन 4th नंबर दोनों पे दिया हुआ है। फिर भी आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ेगा। इसका जो आंसर होने वाला, अगर आप कंफर्म मार्क कर चुके तो ठीक बात है, अगर डाउट भी मार्क किए हो तो भी अच्छी बात है। आपको इसका जो आंसर है वो 93 का आंसर है सी। ठीक, इसका आंसर है सी। ठीक बात। हाँ, आपको क्योंकि सेलेनिटी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो ये है नहीं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये इतने बार क्वेश्चन पूछा है, आपको 2015 में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स अलग अलग। हाँ, वहां पे ये क्वेश्चंस क्या किया इसने, ये जापान का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, जापान का नाम कैसे चेंज कर दिया है ना, ईस्ट ऑफ एशिया, ईस्ट एशिया ऐसे बोल दिया वहां पे। तो जब ईस्ट एशिया बोले तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट एशिया में जापान आएगा ही आएगा। तो हरिकेन बेसिकली उस एरिया पे आता है। हाँ, तो हरिकेन दे दिया, विली विली दे दिया, बेग्यू दे दिया, टाफू दे दिया। ठीक, टॉपिक्स निकालना है, मेन पॉइंट है टॉपिक्स निकालना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में देखो 64 टाइम्स रिपीट हो गया ऑस्ट्रेलिया। जापान 3 टाइम्स रिपीट हुआ, फिलीपींस 27 टाइम्स रिपीट हुआ, नॉर्थ अटलांटिक 3 टाइम्स रिपीट हुआ। मैप खोलो, मैप में देखो, हर समय पॉइंट आउट करो मैप में, फिलीपींस कहाँ पे है, कौन सा एरिया पे है, कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड को फिलीपींस बोलते हैं। फिर जापान का लोकेशन कहाँ पे है, चाइना से कनेक्टिविटी है क्या उसका, इंडिया से कैसे कनेक्टिविटी है। ऑस्ट्रेलिया कौन से पार्ट में है। ठीक बात। थोड़ा सा वेदर कंडीशन भी जानना जरूरी है। अब देखिए हरिकेन कहाँ देखने को मिलता है, ऑब्वियस सा है, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। विली विली कौन सा देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने। ये विली विली जो है ना, ये विंड का है। ठीक, तो पहली बात तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं। अब आपके पास बचता है सी और डी, 2 ऑप्शंस आपके पास मैंने छोड़ दिए। अगर आप अभी भी कंफर्म हैं तो सबसे पहला क्या, कंफर्म मार्क करेंगे आप, फिर उसके बाद फिर ABCD अपना जो भी ऑप्शन है वो मार्क करेंगे। अगर अभी भी आप डाउट में हैं तो अभी डाउट मार्क करें, उसके बाद जो अपना ऑप्शन है वो मार्क करें। प्लीज ए और बी तो मार्क नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो आंसर वो है ही नहीं। ठीक, टॉपिक्स क्या निकले,
हरिकेन 2 बार रिपीट हुआ है, बेंगू 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, नॉर्थ अटलांटिक, इतने सारे टॉपिक्स इतने बार रिपीट हो चुके हैं भाई, है ना। आपको ध्यान से वापस इनको पढ़ना है, ठीक है। 94 का जो आंसर्स है वो सी, अब ऐसी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसिडर्ड एज एन इनिशियल वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग सुनामी। एक तो टॉपिक निकाल लो भाई, टॉपिक का नाम है सुनामी, सुनामी 3 बार ऑलरेडी रिपीट हो गया, ठीक। हाँ, सुनामी में बेसिकली वाटर फिनोमिना है, आप समुद्र से ही सुनामी आता है ना, लैंड में सुनामी ओरिजिनेट होता ही नहीं। थंडर नॉइस हो ही नहीं सकता, स्क्वायरल विंड एंड विंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, रेनफॉल से कोई लेना देना नहीं है। अब दो तो ऑप्शन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। आप क्वेश्चंस को वापस से पढ़ो और वापस से समझो। अगर आप इस आंसर में कंफर्म हो तो पहले कंफर्म मार्क करो, उसके बाद फिर आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना। अगर आप अभी भी डाउट में हो तो पहले डाउट मार्क कर लेना, फिर उसके बाद फिर अपना आंसर सिलेक्ट करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। हाँ, OMR शीट डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड करो और उसके साथ साथ में चलो, ताकि आपको आने वाले समय में एक मैं अच्छा मेथड बता सकूं कि आप कैसे कौन से एरिया में वीक हो, कौन से एरिया में स्ट्रांग हो। हाँ, जो लोग सिर्फ उसी वीडियो देख रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक। तो प्लीज अपना OMR शीट डाउनलोड करें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। Which one of the following temple complexes of India does not represent typical Nagra style? ठीक, नागरा स्टाइल में, हाँ टॉपिक निकाल लो भाई। सबसे पहला नागरा स्टाइल टेम्पल निकल गया आपका, है ना। तगवा मध्य प्रदेश, नाचना राजस्थान, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, मामलापुरम तमिलनाडु। हाँ, ये टॉपिक ना बहुत मजेदार है, इसमें ना कोई भी इसको ना टक्कर नहीं दे सकता। क्यों टक्कर नहीं दे सकता? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नागरा स्टाइल के टेम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। नागरा स्टाइल के जितने भी टेम्पल्स हैं आपको ज्यादातर नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व होगा। इसके अलावा इसमें अगर आपको पता रहेगा तो ठीक बात है, नहीं तो ये बेसिक क्वेश्चन था कि भाई नॉर्थ साइड में अगर आपको नागरा स्टाइल के ज़्यादा टेम्पल मिलेंगे, नॉर्थ में आपका MP आ जाता है, राजस्थान आ जाता है और उत्तर प्रदेश आ ही जाता है, और साउथ में आपका तमिलनाडु आता है, तो आपको आंसर तक पहुंच गए होंगे आप। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ तो आप पहले डाउट में मार्क करके फिर उसके बाद ABCD पे मार्क करेंगे। इसका जो आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए ये टॉपिक्स एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब फिर भी इसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे जरूर रख सकते हैं कि भाई हाँ फ्यूचर में कभी भी नोट्स बनाएंगे तो इनको इन टॉपिक्स को टच करेंगे। इसका जो आंसर है वो डी 97। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट द सब्सिडरी अलायंसेस। सब्सिडरी अलायंसेस टॉपिक निकालने, सब्सिडरी अलायंसेस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय वेलेस्ली, और नॉट करेक्ट है ना, ध्यान देना है, नॉट करेक्ट है यहाँ पे। तो ये फॉर्मुलेटेड बाय वेलेस्ली ऑब्वियसली सही बात है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ब्रिटिश आर्मी वॉज पोस्टेड इन द सब्सिडरी स्टेट। ओके, ब्रिटिश आर्मी, ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि भाई ब्रिटिश आर्मी उसने सब्सिडरी अलायंसेस में पोस्ट किया ही किया था, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास वापस से 2 ऑप्शंस बचते हैं। आपको अभी भी क्वेश्चंस को पॉज करके पढ़ें और जो अपना आंसर है पहले कंफर्म मार्क जरूर करें। कंफर्म मार्क करना बहुत मस्ट है, तो पहले कंफर्म मार्क करें अगर आपको आंसर पता है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप अपना डाउट मार्क करें, 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, ठीक। तो A और B तो होंगे नहीं, तो C और D में कोई सा भी आप मार्क कर सकते हैं। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, टॉपिक बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज सब्सिडरी अलायंसेस जो है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड वेलेस्ली ने इनको बस फॉलो किया था। इसका जो मेन फादर है, ओरिजिन कौन किया इसको, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें आप, फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, ठीक। अगर आपने अभी तक अपना आंसर मार्क कर चुका है OMR शीट में, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है C। नेक्स्ट चलते हैं। और ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग जब करेंगे कवर तो बहुत समय लग जाता है, तो प्लीज एक बार इस पैराग्राफ क्वेश्चंस को करिए। और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस को आप अटेंड कीजिए। मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, आप लेकिन कंफर्म में डाउट करके जरूर मार्क कीजिएगा। ये परमानेंट सेटलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है,
आप देख सकते हो टॉपिक जो है ना 7 बार रिपीट हो चुका है, परमानेंट सेटलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 98, 99 और 100, 98, 99, 100 इसका जो आंसर है, आप प्लीज पॉज करके इस थोड़ा सेगमेंट्स को पढ़िए, उसके बाद फिर इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो 98 का जो आंसर है वो है सी, और ये ए, और ये है ए। 3 आंसर है इसके। परमानेंट सेटलमेंट, वापस से परमानेंट सेटलमेंट 7 टाइम्स रिपीट हो चुका है, आपको इस टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। 2 बार से ऊपर दिखा मतलब पढ़ना है। अब देखते हैं मैच द कॉलम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर अकबर। अकबर के जो क्वेश्चन, अकबर एज वाले जो क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि हर एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन है ही है। 2012 से पहले ना कुछ ज्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो पलाज, परौती, छाछर, बंजर। अब यहाँ पे क्या है, अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years एंड मोर। फिर उसके बाद लाइन फॉलो फॉर 3 और 4 years, लेफ्ट आउट कल्टिवेटेड फॉर टाइम दैट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ, एक्चुअली एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड नेवर अलाउड टू लाइव फेलो। ठीक बात है। अब देखो इसमें ना आपने इसको पढ़ा है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अगर एलिमिनेट करना चाहे ना तो बंजर और इसमें एक्सट्रीम ऑप्शंस कौन सा है, एक्सट्रीम ऑप्शंस 1 है। ठीक, तो बंजर को आप एक्सट्रीम ऑप्शंस पे डाल सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसका जो आंसर जो आएगा वो, अब ए तो कट गया है और डी सी कट गया है। ठीक, ए और सी दोनों कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि डी का जो आंसर है वो ए है। ठीक, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अब एक तो 4 कैंसिल हो गया है और एक ये कैंसिल हो गया। ए और सी आपका दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ठीक, क्योंकि इसका आंसर ये ए है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, बी और डी। प्लीज एक बार वापस से क्वेश्चन को पॉज करें और वापस से पढ़ें, इसको एलिमिनेट करके आप इसको जरूर बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एलिमिनेट करने के बाद और आसान हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन करने के लिए भी आपको टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बिना टॉपिक्स को ध्यान से पढ़े आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। ठीक, अगर आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना आंसर मार्क कीजिएगा। अगर आप डाउट में है तो पहले डाउट मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इसका जो आंसर होने वाला है 101 का आंसर होने वाला है बी। ठीक, इसका आंसर है आपको बी। आपने सही मार्क किया, गलत मार्क किया, एक बार अपने ओएमआर शीट पे जरूर मार्क करें। ठीक, हाँ। अब उसके बाद देखते हैं अकबर नामा एंड बादशाह नामा आर इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल हिस्टोरिक। ठीक बात, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट, करेक्ट बताना है इसको। फर्स्ट तो सही है। ठीक है, अकबर नामा बादशाह नामा मुगल ऑफिसर्स के टाइम पे बहुत अच्छे वो थे। हाँ, एक चीज और, बादशाह नामा 2 बार रिपीट हो चुका है। ये वापस है, अकबर वाले सेक्शन में 2 क्वेश्चन इस साल पूछे, ठीक, 2010 में। हाँ, अब क्या हो गया, अब फर्स्ट सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचे बी, ए बी और सी, ए बी और सी। हाँ, इस क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप आसानी से ट्रैकल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नाम थोड़ा सा तो पता ही होना चाहिए। नाम अगर नहीं पता रहेगा तो इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ, दूसरा चीज, और सेम बुक है तो बुक एक बार आ चुका है तो मे भी इसका रिपीटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, अगर आप इस आंसर्स के लिए कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपना, अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म मार्क करके फिर अपना आंसर्स मार्क कीजिएगा, या तो फिर आप डाउट में मार्क करें, उसके बाद फिर अपना आंसर्स मार्क करें। कंफर्म और डाउट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी। ठीक, देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडरेट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। हाँ, इसमें टॉपिक 2 निकलेंगे, सबसे पहला मॉडरेट लीडर और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप खुद देखो 33 टाइम्स क्या को बोलते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस रिपीट हो रहा है। ठीक, तो 2, एक इंडियन हिस्ट्री और एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 2 पोर्शन है
इस पे इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन हैं, आप खुद हैरान रह जाओगे। और आपको कोई नोट्स अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो, इसको टॉपिक्स बनाओ और यहीं से टॉपिक्स बना के आप इसको कवर कर दो। अलग से आप बुक पढ़ोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत तकलीफ जाएगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आपको क्या बुक पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहला सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस को करो अच्छे से। वो करने के बाद फिर आप कोई बुक्स पकड़ो, फिर आप कोई नोट्स पकड़ो, ठीक। अब मॉडरेट लीडर्स, भाई मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट लीडर जो है ना वो बेसिकली नेशनलिस्ट को लेके बनाया गया है। नेशनलिस्ट आइडियाज जो विजन वाले जो जितने भी लीडर्स थे वो सब मॉडरेट लीडर में, लेकिन इसमें ना दो क्लासिफिकेशन हुए, ठीक। एक है ओल्ड और एक है न्यू, ओल्ड और एक न्यू आइडियाज, ठीक। तो ये जो ओल्ड वाले को ना क्या बोलते हैं, मॉडरेट लीडर। तो इसमें और भी बड़े बड़े लीडर लोग थे, तो जिनका थोड़ा सा पुराने ख्यालात जो बोलते हैं ना, पुराने ख्यालात वाले नेशनलिस्ट को क्या नाम दिया, मॉडरेट लीडर्स, ठीक। और नए ख्यालात वाले लोग को अलग से फिर आगे बढ़ाया। तो अगर आपको मॉडरेट लीडर नहीं पता ना तो इस क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई हाँ, तो ये आंसर्स ना बहुत आसान है। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट नॉट करेक्ट पूछ दिया है। कोई भी नेशनलिस्ट हो, चाहे ओल्ड हो चाहे नहीं हो, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, दे क्रिटिसाइज द ब्रिटिश ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, नेशनलिस्ट का काम है भाई, वो जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो कौन नहीं हो, तो ये तो आंसर सही नहीं है ना। दे एडवोकेट बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, ठीक बात है। दे इग्नोर्ड द इशू ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रूरल पीपल बाय जमींदार। भाई आपको इस टॉपिक को आप पढ़े भी नहीं हो, ठीक, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ चुके हो। भाई कोई भी नेशनलिस्ट कैसे इग्नोर करेगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल। भाई रूरल पीपल इज द मासेस ऑफ इंडिया, ठीक। तो कोई भी, चाहे वो पुराना नेशनलिस्ट हो चाहे वो नया नेशनलिस्ट हो, कभी कैसे इग्नोर कर सकता है किसी भी टाइप किसी भी फॉर्म का रूरल एक्सप्लॉयटेशंस को। तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। अगर फिर भी आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें, या तो फिर आप डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर आप अपना आंसर सिलेक्ट करें। दे कॉम्प्रिहेंडेड द वाइटल रोल प्लेड बाय द इंडियन इन द इंपीरियल इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन, ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस को समझ सकते हो आप। इसमें टॉपिक्स क्या निकल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक टॉपिक निकला जो हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज 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 नोट्स बनाए पढ़ें इसको। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इंपीरियल इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश, ठीक बात है। अब मॉडरेट लीडर्स ना टर्म्स है, इस टर्म्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर आपने अभी तक मार्क कर लिया आंसर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट चलते हैं 104। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज में इट आर अर्ज्ड पीपल टू रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस, रिजाइन करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन द ब्रिटिश लॉ कोड, ठीक बात है। विड्रॉ फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट द इलेक्शन, ठीक। तो ये जो है ना बेसिकली किस कैंपेन का पार्ट है ये आपको आंसर देना है। ऑन द अदर हैंड हियर इज द कैंपेन यूज फॉर इंडिजिनियस गुड्स स्पेशली खादी एंड होमस्पन क्लॉथ्स, विच मूवमेंट डज द अबव पैसेज रिलेटेड टू। हाँ, पहला काम दो ऑप्शन एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको जो सा आंसर इसका नहीं होगा, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन आंख बंद करके जो एलिमिनेट कर सकता हूँ वो है क्विट इंडिया। क्विट इंडिया हो ही नहीं सकता, सबसे लास्ट कैंपेन है ये, सबसे इंडिया का सबसे लास्ट कैंपेन है, ठीक। तो इसी कारण से क्विट इंडिया हो ही नहीं सकता। तीन ऑप्शंस बचते हैं, मैं स्वदेशी को भी हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक। तो अब यहाँ पे बचे दो ऑप्शंस, आपको इन दो ऑप्शंस में कोई सा एक कंफर्म मार्क करना है, आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप कंफर्म है, अभी भी आपको लगता है कि अब आंसर्स तक पहुंच चुके हैं, तो पहले कंफर्म मार्क कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, या तो फिर आप डाउट मार्क कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। आपने आंसर्स दे दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ये टॉपिक्स रिपीट हुए, मेरे हिसाब से इसको मैंने लिखा नहीं है, फिर भी टॉपिक्स का रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। Which of the following statement about the Montagu Chelmsford reform is or are correct? It was approved by King George V. ठीक बात है। It is made central legislature by Cameron. Montagu reform टॉपिक्स निकालने तो 3 बार रिपीट हो गया है ना। The act explicitly mentioned the appointment of 3 Indian members to the council. ठीक बात।
इसमें क्या मार्क करना है, विच इज करेक्ट मार्क करना है। हाँ, करेक्ट मार्क करना है। मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर रिफॉर्म आप ना एकदम 100% श्योर आप पढ़ना है इसको। आपको कहीं बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक में आ ही जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इसमें आपको एलिमिनेट करके देना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आप इसका आंसर पॉज करके वापस से पढ़ें और कंफर्म मार्क करें, या तो फिर डाउट, अगर आप डाउट पे भी मार्क कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर दें। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर जो है, एक बार आप प्लीज पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर देता हूं आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। ये हमारा है सीरियल मेथड का डैशबोर्ड। सीरियल मेथड होता क्या है भाई, मैं इतने देर से आपको क्यों कंफर्म और डाउट पे मार्क करवा रहा हूँ। ठीक, तो कंफर्म और डाउट पे मार्क कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है कि आप अपने टॉपिक से और फेमिलियर हों, आप उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ें, आप उन टॉपिक्स की गहराई तक समझें, आप नोट्स के चक्कर में ना पढ़ें। नोट्स आपके लिए है, नोट्स आपके ऊपर बर्डन ना बने। आप नोट्स को उपयोग करें। कैसे नोट्स को उपयोग कर सकते हैं, जब तक आपके नोट्स आपके एनालिसिस के थ्रू से ना बने हों, तब तक वो नोट्स आपके किसी भी काम के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाइल अप है। ह्यूमन का सबसे बड़ा टेंडेंसी है कि उसको इकट्ठा करना अच्छा लगता है। ठीक, इकट्ठा करना उसको बड़ा मजा आता है। कोई भी कोचिंग जा रहे हैं तो भाई हमको और नोट्स दो, इकट्ठा करने में मजा आ रहा है ना। कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, हाँ बुक्स क्या है, पहले बुक सबको इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, तो ह्यूमन का सबसे पहला टेंडेंसी है, वो कोई भी काम को चालू करते हैं ना तो सबसे पहले इकट्ठा करता है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले बुक इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद बाकी सब इकट्ठा करेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर एनालिसिस वो पूरा कंप्लीटली कभी नहीं करेगा। ठीक, जबकि वो मेन पार्ट है, वहां से उसको चालू करना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो वीडियो है ना वो इसी पॉइंट पे है कि भाई हम आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कौन सा बुक फॉलो अप करें, क्या करें, कैसे करें, अब वो सब आप जाने। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है ना वो हमको आपको सीरियल मेथड सिखाना है, और आपका जो नोट्स है हमारे सीरियल मेथड से होके डिराइव होना चाहिए। ठीक, हाँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कंफर्म मार्क किए होंगे, डाउट मार्क किए होंगे, कंफर्म मार्क किए होंगे, डाउट मार्क किए होंगे, कंफर्म मार्क किए होंगे, फिर डाउट मार्क किए होंगे। ऐसे करके आपने क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आपने अटेंड किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंफर्म सेक्शन में आपने मेरे हिसाब से अगर होगा भी तो 7 क्वेश्चंस आपने कंफर्म सेक्शंस पे मार्क किए होंगे, और डाउट सेक्शन पे आपने 7 क्वेश्चन मार्क किए और एक क्वेश्चन आपने लेफ्ट किया होगा। एग्जाम्पल रूप में ले लेते हैं। और अब जब ध्यान देंगे कि 7 क्वेश्चन में आपके 4 सही हुए और 3 गलत हो गए, और डाउट सेक्शन में भी 4 सही हो गए और 3 गलत हो गए, तो हमारा जो मेन फोकस है, अभी तो सिर्फ भी 15 क्वेश्चन है। अगर आप 100 क्वेश्चन बनाओगे और इसको अगर प्रैक्टिस करते करते आप अपने टेस्ट सीरीज को दोगे तो वहां पे 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 क्वेश्चन में आप देखोगे कि अगर आपका कंफर्म सेक्शन ज्यादा निकलता है, इसका मतलब चांसेस है कि आपका सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कन्फर्म, क्योंकि भाई आप बोल रहे हो ना कि मेरा कंफर्म है, आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा कंफर्म टॉपिक है, तो आप गलत क्यों कर रहे हो उसको। ठीक, तो इसी कारण से ये आइडेंटिफिकेशन हो पाना और इसका प्रैक्टिस हो पाना एनालिसिस के थ्रू से, ये बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद फर्स्ट जो कंफर्म सेक्शन में हमारा रहेगा उसको कंप्लीट करना, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। अगर डाउट सेक्शन में जो रहेगा वो हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, और थर्ड सेक्शन में जो रहेगा वो हमारा थर्ड प्रायोरिटी रहेगा, और लास्ट वाला जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी रहेगा। इसी तरीके से हम जब सीरियल मेथड को करते हैं तो हमको उस एग्जाम के लिए एक नया रास्ता देखने को मिलता है। अभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 3R1S रूल किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझें कि अगर कोई स्टूडेंट है, एक सोनू स्टूडेंट है, वो क्या करता है, सबसे पहले नोट्स के लिए तैयारी करता है। भाई कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, वहां से पूरा इकट्ठा भर भर के नोट्स लेके आता है, पीडीएफ फॉर्म में भी लाता है, नोट्स फॉर्म में भी लाता है, और 50 तो काम करता है। हाँ, वो नोट्स लेके आता है, नोट्स से क्या करता है, वो पढ़ना चालू करता है और उसको रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तब ऐसा कंडीशन आ गया था कि आप जब तक पॉलिटी के बुक को, लक्ष्मीकांत को 5 बार नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी हमको सुनने मिलता था। ठीक बात, और उसके बाद टेस्ट सीरीज दोगे। तो एक ये पैटर्न है, इस पैटर्न पे अभी मोस्टली सभी स्टूडेंट चल रहे हैं।
हम जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा जो एम है वो ये है कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो अटको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो समझो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और विथ सीडीएल मेथड आप मेथड तो समझो कि भाई मेथड्स कैसे काम किया जा सकता है। फिर इसके बाद अंडरस्टैंड करो कि टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और उसके बाद फिर नोट्स बनाओ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, पहले आदमी नोट्स बना रहा है, उसके बाद फिर बाकी सब काम कर रहा है। हाँ, अब नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद टेस्ट सीरीज करो। तो हमारा जो मेन वीडियो का एम है वो है ये 2 स्टेप जो है, फर्स्ट के 2 स्टेप ये स्टूडेंट के अंदर कल्टीवेट करना और एज ए हैबिट कल्टीवेट करना। और मेरे को नहीं लगता ये बहुत हार्ड काम है, ये सबसे ईजी काम है, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट है। मे बी इसको आपको करने में 1 मंथ लग जाए, लेकिन ये 1 महीना आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। आप 1 महीने के अंदर आप पूरा चेंज कर सकते हो, अपने पढ़ने के तरीके को, समझने के तरीके को, सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ सकते हो, एक ब्रॉड एरिया नोट्स क्रिएट कर सकते हो, और नोट्स का प्रॉपर तरीके से उपयोग कर सकते हो, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। और आगे भी हम लोग सिखाएंगे कि कैसे भी हमारे पीडीएफ से भी आप कैसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से चालू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी एम ऑफ द स्वराज पार्टी to cooperate the government in implementation of reform in the 1919, to gain experience in the functioning of representative government, to rack the scheme of the reform of 1919 by the policy of uniform and continuous constituent obstruction, to exhibit displeasure over the failure of non cooperation movement। अब वापस से देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पे आया था, क्या यहाँ पे ये रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ चुका है, मे बी यहाँ पे *2 लिख देते हैं, ठीक, 2 बार तो इसी एग्जाम में आ गया, ठीक। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको वापस से देखने मिल गया, टॉपिक्स रिपीट हो गए, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, याद रखिए, है ना, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो टॉपिक्स का रिपीटेबिलिटी आप इंश्योर कीजिए, आपसे आंसर्स बनेगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। आप ये उम्मीद में बैठ रहेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहेंगे, नहीं, कभी रिपीट नहीं हो सकते भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि मेरे टॉपिक्स कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के टॉपिक्स निकालना आना चाहिए, ठीक। प्राइमरी एम क्या क्या है स्वराज पार्टी का, अब एक तो रिफॉर्म 1919 क्या है ये देखना पड़ेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको ये देखना पड़ेगा, इसका *2 है ना, ये भी रिपीट 2 बार हो चुका है। तो रिपीटेबिलिटी है क्वेश्चंस में। आप इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और देखें। एक बार आप कंफर्म है तो पहले कंफर्म मार्क करें, फिर उसके बाद आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें, या तो फिर आप डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट। अगर आप अभी भी OMR से वीडियो डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज़ OMR से डाउनलोड करें। अगर आप OMR के तरीके से काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में हमको बताएं कि आपने डाउनलोड किया है और आप इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 107 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेक्कन रायोट। अब डेक्कन रायोट एक हो गया, इट वॉज द पीजेंट रिवोल्ट बट नॉट अ मूवमेंट ऑफ द पुअर ट्राइबल और अ लैंडलेस पीजेंट, इट इज लेड बाय द रिलेटिव बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ द पेजेंट्री हु इज कॉल्ड द कन्वी पीजेंट इन द महाराष्ट्र। आप देखो जो डेक्कन रायोट है ना, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई मनी लेंडर कैसे का जितने भी लोअर सेक्शन के लोग होते हैं उनको कैसे फंसाते हैं। गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट को कॉटन एक्सपोर्ट करना था दूसरे कंट्री में, ठीक। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वहाँ पे जो मनी लेंडर है उनको फंड किया, और प्रॉमिस किया कि भाई आप फार्मर्स को फंड करो, ठीक। फार्मर्स को उन्होंने फंड किया, और इन्होंने क्या किया कि भाई बोले कि आप कॉटन प्रोड्यूस करो और कॉटन हमको दो। अभी वर्ल्ड वॉर आ गया, कॉटन का डिमांड ड्रास्टिकली कम हो गया, तो कॉटन का जैसे ही डिमांड कम हुआ, अब ये जो फार्मर जिन्होंने जितने भी कॉटन लगाने के लिए जो भी अमाउंट लिया था उसको कैसे रिपे करेंगे, बोले कि भाई अब आपको हम लोग पे नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई फार्मर्स इतने डेब्ट में डूब चुके थे कि बहुत सालों का लैंड भी छिन गया था, ठीक। क्योंकि भाई कोई भी डेब्ट है, डेब है
तो डेब्ट तो आपको वापस से उसको रीपे करना ही है ना। तो वहां पे एक अनरेस्ट चालू हुआ था और अनरेस्ट चालू होने के कारण से बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट पे आए थे। छोटा सा पॉइंट है इसका। तो डेक्कन रायोट इसका नाम है, 1890 1875 में ये हुआ था। एक बार बाकी डिटेल जो है आप उसको पढ़ें। इट वॉज पीजेंट रिवोल्ट बट नॉट अ मूवमेंट ऑफ पुअर ट्रैवल। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ना है। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा, आप फिर भी इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसके आंसर तक पहुंचो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कंफर्म हो कि मैं इसका आंसर तक पहुंच गया, तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आप अपना ऑप्शन दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप डाउट में हो तो पहले डाउट मार्क करके फिर ऑप्शन दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है बी। इसमें ना मूवमेंट में ऑलरेडी पुअर ट्राइब्स लोग जो थे, लैंडलेस पीजन थे, ये सब भी उसमें थे ही थे। ठीक बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 108। वापस से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिपीट हुआ 3 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको देख नहीं पाया था, लेकिन फिर भी ये इतने बार रिपीट हो रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको इसको अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा। Which among the following was not a program adopted by Congress while launching the non-cooperation movement? ठीक। नॉट, हाँ अब देखिए कोई भी मूवमेंट हो रहा है ना, तो मूवमेंट एक इंडिया है भाई, पीसफुल मूवमेंट हो रहा है ना। आप इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज करोगे तो पिटान पड़ेगा। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस, रेजिग्नेशन और नेगोशिएशन सीट इन लोकल बॉडीज, बॉयकॉट ऑफ ऑफिशियल्स एंड सेमी ऑफिशियल फंक्शंस। ठीक बात। अगर वो खुद से अपना आपको खुद से आप रिजाइन दे रहे हो किसी पोस्ट के लिए, कौन क्या कर सकता है आपका। ठीक। तो इस टाइप का जो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो ये बहुत पावरफुल मूवमेंट है। विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, भाई ठीक बात है, इसमें भी क्यों सरकार पीटेगी, है ना। तो सरकार पीट नहीं सकती इसमें, भाई आप टीसी ले रहे हो स्कूल से, सरकार क्यों पीटेगी आपको। बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन एंड फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट गुड्स, ठीक बात है, इसमें भी नहीं पीटेगी आपको। अब देखते हैं रिफ्यूजल टू पे द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ आप पिटान पड़ेगा, भाई आप सरकार को बोलो मैं सरकार हूँ, मैं मतलब आपको मैं टैक्स नहीं पटाऊंगा, तो सरकार आके मारेगी आपको, है ना। मैं अपना शॉप चलाता हूँ, शॉप में अगर मैं टैक्स नहीं पटाऊंगा तो जीएसटी वाला आगे मारेंगे, बहुत मारेंगे मेरे को। ठीक है। तो वैसी सरकार है। क्वेश्चंस को समझो अच्छे से कि भाई कोई भी कैंपेन लॉन्च हो रहा है, तो लॉन्च होगा तो ऐसे काम कोई कैंपेन नहीं करेगा कि उसको मार पड़े। ठीक। तो आंसर बहुत क्लियर है कि नॉट ए प्रोग्राम। भाई गवर्नमेंट को आप पैसा नहीं दोगे, उस समय जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको पैसा नहीं दोगे तो गवर्नमेंट आपके पास उसके पास वैलिड लाइसेंस है मारने की आपको। हाँ, लेकिन उसका नौकरी आप रिजाइन कर दो कुछ नहीं बोलेगा, उसका गुड्स आप यूज करना बंद कर दो कुछ नहीं होगा। भाई आप सेल्फ से कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, अपना अथॉरिटी मानती है कि मेरा काम है भाई पैसा वसूलना। ठीक। तो अगर आप उसको पैसा नहीं दोगे तो आपको पिटेगी। तो ये मजेदार है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। आपको ये सिंपल सा बात है कि भाई इस तरीके से रिफॉर्म होते हैं ना, बहुत जबरदस्त होते हैं, और इसके लिए ह्यूज मासेज और ह्यूज पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी चाहिए होता है। मेरे को लगता है कि ये उस समय का बहुत अच्छा मूवमेंट रहा होगा कि आप पूरा ऑल ओवर इंडिया को बोल रहे हो कि भाई आप फॉरेन क्लॉथ यूज मत करना ऑफिस। आज के समय में कोई बोल के देखे तो मजा आएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका आंसर, आपको तो पहुंच गया होगा, फिर भी आप कंफर्म हो तो पहले कंफर्म मार्क करो। अगर आप डाउट में हो तो डाउट मार्क करके अपना आंसर मार्क करना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेरे 3 टाइम्स ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, और एग्जाम में कितने बार रिपीट होगा मेरे को भी आइडिया नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से इसका रिपीटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे ऐसा मेरे को नहीं लगता। कभी कभी छोटा सा माइंड में भी जो स्ट्राइक करे वो काम आ जाता है। इसका जो आंसर है वो है डी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 109। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। ये रफ आइडिया है, जितना मैंने ऑब्जर्व कर पाया मे बी इससे भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज वॉन बाय ब्रिटिश more by their diplomatic skill than their by strength of army. The Battle of Buxar was culmination of the Treaty of Allahabad and the settlement of the Nawab of Awadh. ठीक।
डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, आपको इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका जो दोनों है ना, आप अपना समय लो क्वेश्चंस को पढ़ने में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी एक टॉपिक है, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध बहुत सारा पॉइंट है इसमें, है ना। इसको आप क्वेश्चन को वापस से रीड करो, अपना आंसर्स मार्क करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 1010। द काउ वॉज द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ इन लेटर वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, एपिक एज एंड ऋग्वेद। कोई तुक्का नहीं मार सकते, कोई ऑप्शन नहीं तुक्का मारने का। आपको छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल थोड़ा सा पता है तो आप इसको कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर, आपने अभी तक कंफर्म मार्क कर लिया होगा, कंफर्म मार्क करें आपको जो अगर आंसर तक पहुंच गए हैं तो, नहीं तो फिर आप डाउट मार्क करें उसके बाद फिर आगे बढ़े। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। which one among the following वैष्णवा सेंट was author of कीर्तना घोष। अब भाई ये भी पूरा फैक्चुअल आंसर है, इसमें एलिमिनेशन उतना आसानी से काम नहीं करेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स निकल के आते हैं, इन 6 टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप एक बार कंफर्म पहले मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर आंसर दीजिएगा, या तो फिर अगर आप डाउट भी मार्क करेंगे उसके बाद आंसर दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिलेगा श्री माता शंकरा देव। अब वापस आ गए, देखिए बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी यहीं पे ही 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है, ठीक। Which one of the following was the cause of the Battle of Plassey? The English levied duty on the goods entering the Calcutta. Siraj-ud-Dowlah suspected that the English favored his rivals. The English began to fortify Calcutta, and the Siraj-ud-Dowlah was instigated by the French. Okay, बैटल ऑफ प्लासी का आपको ओरिजिन देखना है कि कहाँ से भाई ये चालू हो रहा है। तो बैटल ऑफ प्लासी आप जब हिस्ट्री थोड़ा पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बैटल ऑफ प्लासी का ओरिजिन कहाँ पर, लड़ाई कब होगा, जब सामने वाला, अगर आप किसी के टेरिटरी में आए हो और आप खुद स्ट्रांग बनते जा रहे हो, दिख रहे हो, ठीक है, आप किसी की ज़मीन पे आए हो, अगर मेरा लेबर मेरे प्रॉपर्टी पे आके बहुत बड़ा एक मीनार खड़ा कर देगा तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगा ना। तो इसी टाइप का बैटल ऑफ प्लासी था। थोड़ा सा हिस्ट्री में ये टॉपिक आ जाएगा। आप बैटल ऑफ प्लासी रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो एक बार इसको जरूर टच करना। इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले आप अपना आंसर मार्क करें OMR में, कंफर्म में है तो कंफर्म में, डाउट में है तो डाउट में, और वहां से इसका जो आंसर निकल गया था वो सी 113। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 7 टाइम रिपीट हुआ, याद रखिएगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन में अभी भी दिखाया था आपको कि ये फिर से रिपीट हो रहा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या ये नॉट करेक्ट पूछा, ठीक, नॉट करेक्ट का आंसर देना आपको। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल एंड बिहार। जमींदार और ओनली रेवेन्यू कलेक्टर बट नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। ये पॉइंट देख लीजिएगा एक बार, है ना। और उसके बाद द कल्टिवेटर वेयर रिड्यूस द स्टेटस ऑफ द टेनेंट्स। ये ठीक बात है ना। परमानेंट सेटल में हो क्या रहा था, परमानेंट सेटल में सिंपल सी बात है, कोई भी एक नया लॉ आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन कैसा आएगा, जो नीचे तख्ते के लोग हैं उनका पावर और कम करते करते जाएंगे, और जो ऊपर के तख्ते के लोग हैं उनका पावर और बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ठीक बात। तो जब पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक। तो नीचे तख्ते के लोग का पावर और कम करते करते जाएंगे और ऊपर तख्ते के लोगों का पावर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बाहर से, आप यूरोप वाले अगर इंडिया कोई सामान भेजते हैं, ठीक, तो उनको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर इंडिया वाले भेजते हैं तो टैक्स लगेगा। तो ये क्या हो गया, लोअर तख्ते के ऊपर प्रेशर डालते थे ना। तो जब इसका जो इम्बैलेंस होता है तो इस कारण से ना बहुत ज्यादा एक रिवॉल्ट का क्रिएशन होता है, ठीक। तो आप देखो कि कोई भी रिवॉल्ट है ना, उसमें किसको नीचे किया गया किसको ऊपर किया गया, अगर दोनों बैलेंस नहीं है तो ऑब्जेक्शन चालू होगा, ठीक। तो उस पॉइंट पे आपको पकड़ना है। मैप बेस्ड भी क्वेश्चन है, एक बंगाल कहाँ पे, बिहार कहाँ पे,
7 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें उसके बाद मार्क करें। एक बार कंफर्म अगर आपने अपना आंसर मार्क कर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। Which one among the following is the basic of difference between parliamentary and presidential system of the government? ओके, हॉट टॉपिक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी में जरूर आते हैं। एकदम सिंपल भी क्वेश्चन है, आसान भी है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन द लॉ मेकिंग और रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। हाँ, यहाँ से टॉपिक्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, एक बार वो भी देख लेना है आपको कि डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम 2 बार रिपीट हो चुका है। इलेक्शन मेथड, जुडिशियल रिव्यू, भाई ये जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, ये भी एक को देखना है आपको। मेथड ऑफ इलेक्शन, रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विच वन अमंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द, ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दोनों में सेम रहता है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट दोनों में सेम रहता है। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन द लॉ मेकिंग, ओके, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दोनों में सेम नहीं रहता, ये भी सेम नहीं रहता, लॉ मेकिंग भी सेम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ये दोनों में कॉमन देखने को मिलता है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। हाँ, ये टॉपिक एक बार वापस से पढ़ेंगे एक बार आप, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इलेक्शन कमीशन टू गेट नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन कितने बार रिपीट हो जाए? 8 टाइम्स रिपीट हो गया। इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्टे, अब देखिए, इलेक्शन कमीशन है, उसके नीचे में सब ऑर्डिनेट बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है और सेंट्रल में आपका इलेक्शन कमीशन बैठा है। नॉर्मली द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर, ये बात तो ठीक है। द प्रोसेसिंग इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी इज कंपल्सरी फॉर वोटिंग, ऑब्वियस सी बात है, आपको वोटर आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, है ना। तो बी और सी ऑलरेडी कट चुके हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं, ए और डी। आप अभी भी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको पता है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर अपना ऑप्शंस देख के इसको करेक्ट कीजिएगा। हाँ, टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहा है, इलेक्शन कमीशन 8 बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेड वाले टॉपिक्स को पूरा ध्यान देना है। जो क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा रिपीट हो गए उनको तो पकड़ के रखना है, ठीक। तो इसका जो आंसर है, जो आपको आंसर देखने मिलेगा वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट। इसको आप पढ़ें, सीरीज क्वेश्चन है, कुछ हिंट होगा और इसको टॉपिक्स पे नोट करके रखें, इनको बाद में आपको पढ़ना है इनको। इसका जो आंसर है मैं आपको डायरेक्टली आंसर देता हूँ, इसका आंसर सी है, ठीक। आइडेंटिफाई द कनेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। अब आया टॉपिक, मनी बिल का रिपीटेबिलिटी देख सकते हो 13 टाइम्स। 13 टाइम ये टॉपिक रिपीट हो चुका है ऑन एन एवरेज, हर साल एक बार। हाँ, ये हमारा ओनली गैस वर्क है, मे बी इससे ज़्यादा भी हुआ होगा, ठीक है। वोटिंग ऑफ ग्रांट्स, वोट ऑन अकाउंट, कट मोशन एंड अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल 3 टाइम्स रिपीट हो गया, कट मोशन 4 टाइम्स रिपीट हो गया, वोटिंग ऑफ ग्रांट्स, वोट ऑन अकाउंट, पूरा हॉट टॉपिक है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका एग्जैक्टली आपको क्या है ये देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपको देखना पड़ेगा। इस टॉपिक को आप जब तक पढ़ोगे ना तब तक इसमें क्या कंफ्यूजन ज़्यादा बना रहता है। एक बार इधर कंफ्यूजन बना रहेगा, इधर कंफ्यूजन, एक बार इधर कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ है कि वो एकदम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। कैसे कॉन्सेप्ट समझोगे? सबसे पहला वोटिंग ऑफ ग्रांट्स, वोटिंग ऑफ ऑन अकाउंट्स और अप्रोप्रिएशन बिल और उसके बाद कट मोशन, ठीक। अब एकदम सिंपल सा आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, है ना भाई। आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, मेरा एक शॉप है, मेरे में 5 डिवीजन है, ठीक। अब इनको सबको परचेज करना है, P1, P2, P3,
P4 P5, है ना। मैंने पूछा भाई क्या खरीदना है बताओ, ठीक, आपको क्या क्या में काम करना है बताओ, तो ये बोला कि भाई मेरे को इसमें फलाना में, मेरे को फलाना में, मेरे को फलाना में, मेरे को फलाना में, मेरे को फलाना में, पांचों पांच टॉपिक लेके आए, ठीक। भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, 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 तो वोटिंग ऑन ग्रांट, इसका नाम दे दिया वोटिंग ऑन ग्रांट। अब मैं क्या क्या, भाई मेरे पास होल्ड है, मैं देखा अपना सिचुएशन, भाई मैं किसको कितना कितना पैसा दे सकता हूँ, तो इसका नाम दिया वो कट मोशन। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद अब उसको मेरे को अकाउंट्स में दिखाना है कि भाई हाँ ये चलेगा, इसका आप कैसे यूटिलाइजेशन करोगे, इसको किस किस स्कीम में लगाओगे, कैसे कैसे लगाओगे, इसका नाम दिया वोट ऑन अकाउंट। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल, इसको अप्रोक्सीमेटली आप एक बजट का सेशन दो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी काम करता है, तो उसी तरीके से इसको भी समझना है आपको कि भाई एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर 50 डिपार्टमेंट है, 50 डिपार्टमेंट को प्रॉपर मनी फंडिंग चाहिए, तो उस फंडिंग को कैसे कोई मैनेज करेगा, तो इसी कारण से ये टाइप का क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसको वापस से आपको समझना है, इसका जो करेक्ट आंसर है, आप पहले अपना आंसर्स मार्क करेंगे, या तो कंफर्म मार्क करें या तो फिर डाउट में मार्क करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not provide any clause regarding the president re-election to office, restrict the president tenure to maximum 2 terms. It has been amended to allow a person for only 1 term as president. All allow re-election of person to the president post. Okay. एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट री इलेक्शन का टॉपिक है, एकदम जो तुरंत देख के काटने वाला टॉपिक है, मतलब भाई तुरंत देख के आप ऑप्शन काट सकते हो, वो कुछ कुछ है। डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लॉज रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, हर चीज का क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर नहीं होता है तो अमेंडमेंट के फॉर्म में लाया ही जाता है, बिना कोई रिटर्न फॉर्म पे हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ये तो ऐसे ही कट गया। इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्रेसिडेंट के टेन्योर पे, ठीक। दूसरी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन, दो ऑप्शन बचता है आपके पास, आप दो ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर आप अपना ऑप्शन डालिएगा, या तो फिर आप डाउट मार्क करके अपना ऑप्शन डालिएगा। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी 100 119। अब देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता क्या है, ये पॉइंट, मेन पॉइंट ये है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या आता है, किस किस तरीके से लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। उस पॉइंट को रख के इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि भाई बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, between government of India and one and more citizen of India, between the government of India and any state, और इसमें क्या पूछा है, इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट, ठीक। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान भी है और टफ भी है। इसमें तीन क्वेश्चंस जो हैं, तीन ऑप्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट और स्टेट, गवर्नमेंट और मल्टीपल स्टेट, स्टेट और स्टेट, इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मतलब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, आप एक बार वापस से कंफर्म है तो फिर कंफर्म मार्क करके अपना ऑप्शन डालेंगे, अगर आप अभी भी डाउट में तो डाउट मार्क करेंगे, उसके बाद फिर अपना आंसर डालेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, एन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स ए रेटिफाइड, ये रेटिफाइड वर्ड क्या होता है, बाय द लेजिस्लेटर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इफ स्टेट सीक्स टू मेक एनी चेंजेस इन। हाँ, एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि भाई आपका एक ऑलरेडी एक घर था जिसमें आपके पिताजी लोग रहते थे, अब आपने खुद एक नया घर बनाया, ठीक। तो भाई आप पिताजी हो गए सेंटर, आप हो गए स्टेट। अब भाई ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ में आप कुछ
चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आप अपने घर के राशन पानी लाने में फ्री हो, है ना, लेकिन आप बोलोगे कि मैं घर कभी भेज दूंगा अपनी इच्छा में, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो कुछ चीजें जो सेंटर के पास पकड़ होगा और कुछ चीजें जो सेंटर के पास पकड़ नहीं होगा, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो किस पॉइंट पे स्टेट का रेटिफिकेशन पावर नहीं होता और किस पॉइंट पे स्टेट का रेटिफिकेशन पावर होता है, ये सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आया हुआ है। अमेंडमेंट बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटर नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इट सीक्स टू मेक एनी चेंजेस इन। अगर कोई भी सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहता है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है, तो स्टेट इन्वॉल्व है तो स्टेट का परमिशन चाहिए। ठीक, तो अब ये देखना है कि स्टेट के कौन कौन सा जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब क्या लिखा है, आर्टिकल 54 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 54 आपको पता होना चाहिए। सेवन शेड्यूल पता होना चाहिए। सेवन शेड्यूल ऑलरेडी ठीक बात है, सेवन शेड्यूल तो रहेगा ही रहेगा। तो सेवन शेड्यूल में आपको सेकेंड 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 डी वाला कैंसिल हो गया। ठीक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, हाँ ठीक बात है, कितना कितना रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का वो बहुत मस्त है, उसको तो बिना स्टेट्स के परमिशन के चेंज ही नहीं कर सकते। तो थर्ड भी होना बहुत जरूरी है। तो अपने पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ए भी कैंसिल हो गया, ए और बी अपने पास ऑप्शंस बचते हैं, ए और सी। तो ए और सी में आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है। हाँ, टॉपिक्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, अमेंडमेंट बिल निकल के आ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आ रहा है, आर्टिकल 54 निकल के आ रहा है और सेवन शेड्यूल निकल के आ रहा है, रेटिफाइड निकल के आ रहा है। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है ये भी देखें, जब वहां पे वोट होगा ना तो वोट के हिसाब से इसी का नाम है रेटिफिकेशन। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप मार्क करें। अगर आपको नहीं पता अभी तक तो पहले डाउट करके फिर आप मार्क करें, या तो फिर कंफर्म करके मार्क करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। Which of the following statement regarding a fundamental duties, फंडामेंटल ड्यूटीज 7 टाइम रिपीट हो चुका है, टॉपिक है ये, टॉपिक निकालना पहले सीखें। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द ड्यूटीज नॉर फॉर द सैंक्शन ऑफ प्रिवेंट देयर वायलेशन। ड्यूटीज आर ऑब्लिगेटरी फॉर द सिटीजन एंड द स्टेट should also strive to achieve the same. The fundamental duties in Article 51 is confined to all persons and not to citizen only. Okay, confined to all person not to citizen only. इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान दो भाई। confined to all person not to citizen only, सिटीजनशिप का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। सिटीजन एक रजिस्टर्ड आइडेंटिटी है जो कि जिसको कंसीडर किया जाएगा सिटीजन्स के रूप में। सिटीजन्स बना का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई सरकार स्कीम्स निकाल रही है, तो स्कीम्स के जो भी बेनिफिट है वो सिटीजन्स को मिलना चाहिए। ठीक, जैसे पीएमईजीपी है, पीएमईजीपी जो इंडिया में जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए, कोई फॉरेन नेशनलिटी का वो पीएमईजीपी थोड़ा ले सकता है। ठीक, तो इस तरीके से पहले सिटीजन्स को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, सिटीजन्स के लिए स्कीम है, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक, आप देखते हैं इज करेक्ट पूछा है। देयर इज नो प्रोविजन इन द स्टेट फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ड्यूटीज नॉर द एनी सैंक्शन इन द, ठीक बात है, इसीलिए इसका नाम फंडामेंटल ड्यूटीज रहा है, नॉट ऑब्लिगेटरी है। दे आर ऑब्लिगेटरी फॉर द सिटीजन दैट द स्टेट शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू अचीव द सेम, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज इन 15 ए इज कन्फाइंड टू, कन्फाइंड नहीं है भैया, कन्फाइंड नहीं, ये सिटीजन्स के लिए भी और जो फॉरेन आते फॉरेनर्स आ भी रहे जो अदर्स का उनका सिटीजनशिप है उनके लिए भी है, तो ये कन्फाइंड नहीं है। इस कन्फाइंड वर्ड पे ध्यान दे रहे थे आपको क्वेश्चन बन जाना था। ठीक, अभी भी आप कंफर्म हो चुके हैं तो आप पहले कंफर्म मार्क करें, उसके बाद फिर अपना आंसर दें, या तो फिर डाउट मार्क करें उसके बाद फिर अपना आंसर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। Identify the correct sequence of the following coalition parties in the central government of India, starting with the earliest. Okay, United Front with Congress support of AIADMK and some smaller parties. National Front supported by the Left Front and the BJP. Section of the National Front led by the Swaraj Party, Swaraj Janata Party, and supported by the Congress. ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुआ कभी,
ठीक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस वापस से रिपीट नहीं होंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीज है जो कि टॉपिक्स के रूप में आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कोalition पार्टीज, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट। ये होता क्या है भाई, है ना, इतने सारे फ्रंट क्या, यूनाइटेड फ्रंट क्या हो गया, नेशनल फ्रंट क्या हो गया, लेफ्ट पार्टीज क्या हो गया। इस तरीके से आपको इसको पहले सेचुरेट करना है कि भाई कौन सा ये टॉपिक है। टॉपिक क्योंकि रिपीट हो सकता है ना। तो इसका जो आंसर है वो है ए। If the President of India exercises his power provided under Article 356 of the Constitution of India in respect to the particular state, then the Assembly of the state is automatically dissolved. Article 19 is suspended in the state. The Parliament assumes the power of legislature on the subject in the state list. Article 353 comes into the force automatically. वापस से क्वेश्चंस को पढ़ने। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो टॉपिक निकला आर्टिकल 356, एक टॉपिक निकला आर्टिकल 19, एक टॉपिक निकला 353, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। इतने सारे टॉपिक निकले। इन टॉपिक को कवर करें, सबसे फर्स्ट काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को कवर करें। इसका आंसर आपको अगर पता है तो फिर आप पहले कंफर्म मार्क करेंगे, उसके बाद अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर अगर आपको नहीं पता तो पहले डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें। मैं इनका डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको लॉट ऑफ होमवर्क करना है, इसमें बहुत सारे होमवर्क करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट भी दे दूंगा तो कोई काम का नहीं रहेगा ये, ठीक, क्योंकि टॉपिक्स में ज़्यादा कवर हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 123 का वो है सी। In which of the following cases did the Supreme Court of India include the right to education in the right to life? Right to education, right to life। 1 2 3 4 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ये बताना है कि राइट टू एजुकेशन कौन, टू राइट टू लाइफ में किसने ऐड कराया, कौन से केस ने ऐड कराया। चारों केस को आप स्टडी करें। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और कोई भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा इसने एक्ट कराया है। इसका जो आप पहले अपना आंसर्स मार्क करें, उसके बाद फिर देखें कि कंफर्म है कि आपके डाउट सेक्शन में आ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द डिजिटल डिवाइड रिफर टू डिवीजन अमंग द पॉलिटिशियन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड यूज ऑफ कंप्यूटर, widening the gap of those who have access to technology and those who do not have, division of people who are computer literate and those who are not, है ना, द डिवीजन ऑफ वर्क फोर्स इन द कंट्री बिटवीन द स्पेस। अब देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन है, इसको तो आप तो एकदम तुरंत ही काट सकते हैं। सबसे पहला तो डी कट जाएगा, ठीक, और फिर उसके बाद पॉलिटिशियन रेट, कोई, क्योंकि डिजिटल डिवाइड जो है ना वो किसी ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब आपके पास ना बी और सी बचता है। बी और सी में आप करेक्ट आंसर क्या है वो मार्क करें, पहले कंफर्म मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपना आंसर्स मार्क कीजिएगा, या तो फिर अगर आप डाउट मार्क करते हैं तो उसके बाद अपना आंसर्स मार्क करें। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है सी। इस तरीके से हमारा 2010 का पूरे 125 क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ एक बार वापस से सीडीएल मेथड होता क्या है, सीडीएल मेथड को एनालिसिस करें, सीडीएल मेथड का यूज़ करें ताकि और अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे से बढ़ा सकें। किसी भी तरीके का आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें ताकि इन क्वेश्चंस को हम लोग आने वाले समय में एड्रेस कर सकें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने कुछ ना कुछ तो एफर्ट दिखाया होगा, कुछ ना कुछ तो सीडीएल मेथड को समझने की कोशिश किया होगा। मेन जो पॉइंट है वहाँ पे ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक्स कैसे निकालते हैं, और टॉपिक्स निकालने से आपके प्रिपरेशन में एक तेजी आता है, आपके प्रिपरेशन में एक क्लैरिटी आता है, और आप इस मेथड से एक अच्छे एरिया, एक अच्छे नंबर तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।